हेलो स्टूडेंट्स, सलामुना। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक हैं और आप सुन रहे हैं मोहम्मद मुज़म्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर यूट्यूब चैनल से। स्टूडेंट्स, आज हमारा 7वां लेक्चर है फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का। चैप्टर नंबर 4 हमारा ख़त्म हो चुका। आज हम एक्सरसाइज वाला पार्ट देखेंगे। एक्सरसाइज में आज के दिन जो इस लेक्चर 7 में मैंने रखा है वो है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलें जल्दी से मल्टीपल चॉइस शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यू पुश अ हैवी क्रेट डाउन अ रैम्प एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओनली 4 फोर्स एक्ट्स ऑन द क्रेट, विच फोर्स डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन द क्रेट। एक हैवी क्रेट है, आप उसको एक रैम्प यानी एक इंक्लाइंड प्लेन के से नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और उस पुशिंग फोर्स के नतीजे में ये क्रेट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे को आ रही है। कहता है इसके ऊपर 4 फोर्सेस ऐड कर रही हैं, उन चारों के ऑप्शन नीचे ए बी सी डी में मौजूद हैं। सवाल ये है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली कौन सी फोर्स है और वो कौन सा वर्क डन करेगी। विच फोर्स डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन द क्रेट, इनमें से कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा वर्क करेगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक पिक्चर सी ड्रा किया है, मेरे जो जहन में बन सकती थी मैंने वो ड्रा की है। और आप उनमें सबसे पहले एन को देखें। एन नॉर्मल फोर्स जो है, ज़ाहिर है आप इस वक्त अगर ज़मीन पर खड़े हैं, ज़मीन आपको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, फ़र्श आपको रिएक्शन फोर्स ऑफ़र कर रहा है जिसे नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी फोर्स है अप्लाइड फोर्स, जो कि कैपिटल एफ से मैंने रिप्रेजेंट किया है, पुशिंग फोर्स। तीसरी फोर्स ज़मीन की अट्रैक्टिव फोर्स है mg के बराबर, जो कि अपने सेंटर की तरफ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। अच्छा, और चौथी और आखिरी फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। ज़ाहिर है ये क्रेट अगर नीचे को जा रही है तो मोशन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। ये जो वेट है ये एंगल बना रहा है थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन ने कोई तो एंगल यहाँ बनाया होगा, वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा थीटा। तो मैंने इस mg को 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। एक कहलाएगा mg cos थीटा, एक कहलाएगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा को देखें, वो और ये हमारी पुशिंग फोर्स जो है ये दोनों एक डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में हमारी क्रेट मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा वर्क कर। तो सवाल ये है कि इनमें से कोई ऐसी फोर्स भी है जो वर्क ना कर रही हो। तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर रही है। ये mg cos थीटा को देखें, ये डाउनवर्ड है, इसकी एरो के साथ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड है, जबकि क्रेट परपेंडिकुलर टू mg cos थीटा मूव कर रही है। सो इसका मतलब हुआ एंगल 90 डिग्री है। इसी तरह नॉर्मल फोर्स को देखें, उसका भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। सो चूँकि वर्क के फार्मूले में cos 90 आता है, cos 90 सिफर हो जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका और mg cos थीटा की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वर्क में। पीछे हमारे पास 2 फोर्सेस रह गई हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि 3 रह गई हैं, क्योंकि ये जो mg sin थीटा है ये भी तो वेट का एक कंपोनेंट है। तो अब क्या है कि आप अप्लाइड फोर्स को 1 मिनट के लिए इग्नोर करके देखें कि अगर ये mg sin थीटा क्या अकेला काफ़ी था इस क्रेट को नीचे लाने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जवाब है नहीं। देखें, आप अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पर बाल रख देते हैं और वो नीचे की तरफ आता है तो ये कौन है जो उसको नीचे की तरफ लाता है। जवाब है mg sin थीटा, वो कंपोनेंट है जो उसको लेकर आता है और वो काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ इस केस में mg sin थीटा काफ़ी नहीं था, इसीलिए तो क्वेश्चन वाले ने कहा कि अप्लाइड फोर्स भी लग रही है। तो क्या है कि अप्लाइड फोर्स और mg sin थीटा ने दोनों ने मिलकर इस क्रेट को इस रैंप से, इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्प्लेस किया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये इतनी ज़्यादा है कि अकेला वेट का कंपोनेंट और अकेली पुशिंग फोर्स काफ़ी है ही नहीं इसको नीचे लाने में क्रेट को। ये दोनों mg sin थीटा और f दोनों पहलवान मिले
तभी कहीं जाकर ये क्रेट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आना शुरू हुई। इस लिहाज से ये अलग अगर आप देखेंगे mg sin थीटा को और अप्लाइड पुशिंग फोर्स F को, तो ये ज़ाहिरी बात है अकेले तो काफ़ी नहीं थे। किसके मुकाबले में? फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले में। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस केस में ज़्यादा बड़ा पहलवान है, क्योंकि ये दो मिलकर उसको क्रेट को नीचे की तरफ ला रहे हैं। तो उस लिहाज से फ्रिक्शनल फोर्स इस सिस्टम में मौजूद 4 फोर्सेस में से सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड रखने वाली फोर्स है। हाँ, ये एक अलग बात है जो नोट्स में मैंने मेंशन की है कि चूँकि ये क्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंगल 180 डिग्रीज़ होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, वर्क डन जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर इज़ k एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज़ 3k व्हेन बोथ द वायर्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस इफ वर्क डन आर W1 एंड W2 देन। दो वायर्स हैं, एक का फोर्स कांस्टेंट जो है k है, दूसरे का 3k है। उन दोनों को ज़ाहिर है स्ट्रेच किया गया है, और कितना स्ट्रेच किया गया है? एक जितने डिस्प्लेसमेंट दोनों के अंदर या एक्सटेंशन प्रोड्यूस की गई है। कहता है कि अगर दोनों के ऊपर आपने जो वर्क किया है, एक को W1 एक को W2 कहें, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होगा? तो मेरे नज़दीक तो जी ऑप्शन डी ठीक बनता है। देखते हैं कि सही है या गलत। तो देखिए, बात यह है कि मास स्प्रिंग सिस्टम में आपको ये बात ज़हन नशीन करनी पड़ेगी कि मास स्प्रिंग सिस्टम में जब आपका मास मीन पोजीशन से गुजरता है तो उस वक्त फ़ोर्स सिफर लगती है, यानी कोई फ़ोर्स नहीं होती। और जिस वक्त वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो सबसे मैक्सिमम फोर्स लग रही होती है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स 0 है, मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की उसको मैंने F से रिप्रेजेंट किया है। वो 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकती थी, लेकिन जर्नल बात कर रहे हैं तो F से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। तो मिनिमम फोर्स प्लस मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय 2। आपको एवरेज लेना तो आता होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय 2 से हमें एवरेज फोर्स मिलेगी। अब मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं, 0 और F मैंने पुट की, तो मेरे पास ये लिखी हुई है एवरेज फोर्स की वैल्यू F डिवाइडेड बाय 2, या इसको 1/2 F भी कहते हैं। अब हुक्स लॉ तो आपने बड़ी अच्छी तरह से सुना होगा। ये हुक्स लॉ है, F इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय E। E इज़ फॉर एक्सटेंशन, E मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए रखा है। मुमकिन है कि आपने X यहाँ पर देखा हो छोटी क्लासेस में, तो F इज़ इक्वल टू K X बोलें या F इज़ इक्वल टू K E बोलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक्सटेंशन को मैंने E से रिप्रेजेंट किया है। तो ये F की वैल्यू है, ये एवरेज फोर्स की वैल्यू है। ये उठाकर हमने यहाँ वर्क के फार्मूले में पुट कर देनी है। तो देखें जी, यहाँ पर अगर फर्स्ट वायर के लिए देखें तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट जो है वो K से रिप्रेजेंटेड है। तो मैंने कहीं पर K1 इस्तेमाल करना है, वहाँ पर मैं K नेक्स्ट स्टेप में पुट करूँगा। जहाँ पर दूसरी वायर का जिक्र आए तो वहाँ पर 3K पुट करूँगा। सो ये तो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक ये सब कुछ डेटा मैंने लिखा हुआ है। चलें आ जाएं जी, यहाँ वर्क डन के फार्मूला है, इसके अंदर ये सारा कुछ पुट कर दें। अगर वर्क डन फर्स्ट वायर के लिए निकाला जाए तो वो कैसे निकलेगा? वर्क डन जो है वो बराबर होता है जी एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। तो एवरेज फोर्स की वैल्यू F/2 लिखी हुई है, F की जगह KE लिखा जाएगा। तो आप देखें कि अगर पहली वायर के लिए लिखते हैं तो KE और दूसरा E ऑलरेडी वर्क के फार्मूले में ये लिखा हुआ है। तो 1/2, ये 1/2 के डिनोमिनेटर में 2 आपको नज़र आ रहा है। F की जगह मैंने कहा KE आप लिखेंगे। तो अब K के साथ मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि मैं ये पहली वायर के लिए कर रहा हूँ। मैंने इस K1 की जगह K नेक्स्ट स्टेप में पुट करना है। अच्छा, और दूसरा E कहाँ से आया? ये एक्सटेंशन के लिए आप नोट करें तो लिखा हुआ है। तो E स्क्वायर हो जाएगा। K1 की जगह K लिखा है मैंने, तो मेरे पास वर्क डन ऑन द फर्स्ट वायर ये लिखा है
हाफ के ई स्क्वायर। अब सवाल यहाँ पर ये उठ सकता है कि आपने ई के साथ 1 या 2 क्यों नहीं लिखा। तो आप साइड पर देखें, मैंने ये लिखा हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट है कि एक्सटेंशन इन द फर्स्ट वायर एंड द सेकेंड वायर इज़ सेम, तो इसलिए इन दोनों के लिए E1 E2 नहीं बल्कि सिंपली E ही पुट किया जाएगा। अच्छा, ये तो पहले वायर के लिए था। अब अच्छा चलें दूसरी वायर के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। W2 बराबर होगा हाफ K2 E स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही सब कुछ है, एवरेज फोर्स की वैल्यू डाली, F की जगह KE डाला, ये लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद वर्क डन का जर्नल फार्मूला ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दूसरी वायर के लिए K2 पुट कर देंगे, मेरे पास बन जाता है हाफ 3K मल्टीप्लाइड बाय E स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर मौजूद ये जो 3 है ना, इसको मैं साइड पर करता हूँ, हाफ K और E स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हाफ के ई स्क्वायर किस चीज़ का नाम है? ये तो फर्स्ट वायर के हमारे पास देखें, इक्वेशन नंबर 1 को भी देख लें, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। तो मैंने ये जो ब्रैकेट में मौजूद टर्म है इसकी जगह मैं W1 लिख देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 को अगर आप नोट करें तो हाफ के ई स्क्वायर इज इक्वल टू W1। तो जहाँ पर हाफ के ई स्क्वायर लिखा हुआ था मैंने वहाँ पर W1 लिख दिया। लेफ़्ट साइड मेरी वैसी की वैसी ही चल रही है, तो W2 इक्वल्स 3W1। ये है जी आपके करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ MCQ के पार्ट को कंटिन्यू रखूँगा। तब तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।